हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और ये कैसे कैसे होती हैं। तो आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के, एक उदाहरण के रूप में समझेंगे कि ये अवस्थाएं कैसे होती हैं। जैसे कि हमने अपने शरीर का उदाहरण लिया है, हड्डी और दांत। हड्डी और दांत कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ब्लड यानी रक्त और जल, ये कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। फेफड़ों में हवा, गैसीय अवस्था में। और हमारे शरीर में 70% पानी मौजूद होता है। इन 3 चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इन अवस्थाओं के बीच में अणु कैसे होते हैं, अणु का योजनाबद्ध क्रम कैसा होता है। सबसे पहला, जिनमें जिस चित्र में आप पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि इनमें कण जो हैं वो काफ़ी पास पास में है। इसका मतलब है कि जो ठोस अवस्था होती है उनमें कण काफ़ी पास पास होते हैं। दूसरा, वो जो चित्र है वो द्रव अवस्था का है। मतलब द्रव अवस्था में जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर पे होते हैं और अयोजनाबद्ध होते हैं, उनमें एक क्रम नहीं होता है। और वहीं आप ठोस में देख सकते हैं कि ठोस में जो अणु हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित हैं। तीसरा है गैसीय अवस्था के अणु। गैसीय अवस्था के अणु किस तरह हैं? वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं और क्रम में नहीं हैं। ठीक है, आप इस तरह के समझ सकते हैं। अब देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या क्या होता है? ठोस अवस्था में एक आकार निश्चित होता है, क्योंकि उसके अणु पास पास होते हैं तो उसके आकार निश्चित होगा। ठोस अवस्था में स्पष्ट रेखाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि जो ठोस आकार का जो अणु है वो स्पष्ट क्रमबद्ध है, तो उसकी सीमाएं भी निश्चित होंगी। अगला देखते हैं निश्चित या स्थिर आयतन। मतलब जो ठोस होता है वो निश्चित होता है और स्थिर आयतन लिए होता है, क्योंकि उसके कण जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं। अगला देखते हैं उदाहरण। अब उदाहरण के लिए समझते हैं किस चीज़ के उदाहरण? ठोस अवस्था के हम उदाहरण समझेंगे। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। आप एक रबड़ बैंड लिए हैं, अगर आप उसको खींच रहे हैं तो उसका आकार बदलेगा, मतलब वो फैलेगा। लेकिन जब बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। मतलब आपने खींचा रबड़ और आपने वापस छोड़ दिया तो वो रबड़ बैंड वैसे ही हो गया जैसे पहले था। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाएगा। एक प्रैक्टिकल के थ्रू एक आप जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि आपने एक रबड़ बैंड लिया है, आप उसको खींच रहे हैं तो यह अपनी अवस्था से परिवर्तित होगा, मतलब ये खींचेगा, बड़ा होगा। अगर हम इसको छोड़ दें तो यह वापस अपने स्थिति में आ जाएगा, अपने ही आकार में आ जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ से खींच दिया जाए तो ये रबड़ बैंड टूट जाता है। अगला देखते हैं ठोस पदार्थों में कण में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जैसे कि हमने ऊपर चित्र में देखा कि जो ठोस पदार्थ के कण थे वो योजनाबद्ध तरीके से एकदम पास पास थे, तो उनमें गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? नहीं होगी ना। तो इसमें क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है कि जो ठोस पदार्थ है उसमें गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार और दृढ़ होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। अब हम देखते हैं शर्करा यानी शक्कर और नमक। ये इनके जो कण होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। हम इनको जिस भी बर्तन में रखते हैं ये उन्हीं के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं? लेकिन ये ठोस पदार्थ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो क्रिस्टल्स हैं इनका आकार वही रहता है। क्या शक्कर का आकार, शक्कर के जो क्रिस्टल्स हैं उनका आकार चेंज होता है, बदलता है? नहीं, उनके क्रिस्टल्स का आकार वही है, इसलिए ये ठोस अवस्था में आते हैं। लेकिन जिस बर्तन में रखा जाए उसका आकार ले लेते हैं। अगला देखते हैं हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई स्पंज लिए हैं उसको हाथ से दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं
तो वो दबता है, छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी यह ठोस में आता है, ठोस अवस्था में आता है, ठोस पदार्थ में आता है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है। आपने स्पंज देखा होगा, वो एक खोखला हो, मतलब खोखला नहीं, स्पंज में छोटे छोटे बबल्स होते हैं जिसमें हवा भरी होती है। दबाने से उन बबल्स से हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए स्पंज छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही वो अपनी आकृति ले लेता है और उतना ही बड़ा हो जाता है। अब अगला देखते हैं द्रव अवस्था। क्या होती है द्रव अवस्था में? क्या होता है द्रव? द्रव तरल होते हैं, ठीक है। हम समझ चुके हैं कि द्रव है तो वो तरल ही होगा, उसमें बहाव होगा। जैसे कि पानी, दूध, तेल, ये सब चीज़ें क्या हैं? द्रव अवस्था में आती हैं। इनमें ये तरल होती हैं। पानी को एक जगह रखेंगे तो वो बह के दूसरी जगह चली जाएगी, मतलब ये बहाव होता है इसमें। दूसरा, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। हम पानी को जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसी आकार के हो जाते हैं, तो इसका मतलब है द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी एक ग्लास में पानी को लेकर रखते हैं फ्रीज़र में, वो जम के उतना ग्लास ही बर्फ़ बनता है, और जब वो पिघलता है तो वो उतना ही ग्लास पानी होता है। इसका मतलब है उसका एक निश्चित आयतन है। द्रव्य में बहुत कम संपीड़न होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रव के कण का आकर्षण बल उतना आयतन निश्चित रखता है। द्रव के कण जो आकर्षण बल है उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी का आकार ले लेते हैं। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विचरण करती हैं, और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। अब द्रव के गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में घुली होती हैं, और जो जलीय पौधे और जीव होते हैं जैसे मछली और कुछ जलीय पौधे होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं, वरना मछली कैसे पानी में सरवाइव करती, कैसे पानी में रहती। अगला देखते हैं, यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि द्रव यानी मछली जो कहाँ रहती है? पानी में। पानी यानी द्रव, वो द्रव में ही ऑक्सीजन और गैसें भी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है द्रव में गैसें घुल सकती हैं। तो मतलब इसका आप समझ रहे होंगे कि जो पानी में रहने वाले जीव और पौधे हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों की में गति द्रव में ज़्यादा होती है। कणों की गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। विसरण मतलब फैलने की, मिश्रण को समझ सकते हैं। विसरण क्या होता है कि जैसे बहाव जैसा होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि यह द्रव में ज़्यादा होती है, ठोस में कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि द्रव के कण जो होते हैं उनमें संपीड़न होता है और विसरण होता है, क्योंकि कणों की गति ठोस में कम होती है और द्रव में ज़्यादा होती है। अगला देखते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या होता है? गैस में बहाव होता है, ठीक है। एक कमरे में अगर गैस है तो वो दूसरे कमरे में भी चली जाएगी। संपीड़न अधिक होता है। गैसें में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। क्या गैस को हम किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं? नहीं। तो गैस की कोई सीमा नहीं है, इसका कोई आकार नहीं होता, इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। हम एक कमरे से समझते हैं, उदाहरण के लिए एक कमरा लेते हैं, उसमें कोई गैस है, जैसे कि कोई गैस आप अपने घर के उदाहरण से समझें कि आपके घर में सिलेंडर रखा है, सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही है और वो धीरे धीरे किचन से होते हुए पूरे घर में फैल जाती है। इसका मतलब जो गैस के कण होते हैं वो इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस को जिस बर्तन में भी रखा जाता है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है।
आई होप आपको ये तीनों अवस्थाएं समझ में आई होंगी और काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा।